एक बार मैं आपका इस डिजिटल प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। काफ़ी साथी यहाँ सभागार में भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज दो बड़े गंभीर विषयों के ऊपर हम दिल्ली की परेशानी, दिल्ली की जो आवाज़ है, इस सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और आपको अपना सहयोग चाहते हैं। आपको जिस तरह से कोविड-19 संक्रमण को लेकर के धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा है और दिल्ली की जो परिस्थितियाँ हैं, वो सुधार नहीं। लगभग आज पूरे 3 महीने लॉकडाउन को हो गए हैं और इस लॉकडाउन की इस अवधि यानी कि 3 महीने के दौरान जो मरीजों की संख्या है और जो मौत के आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि दिल्ली की स्थिति किस तरह की है। यानी कि 62,655 कुल मरीज हैं और तकरीबन 233 मौतें कल तक हो चुकी हैं। होम आइसोलेशन में 12,922 के करीब लोग हैं और एक्टिव केस जो है 23,800 से ज्यादा दिल्ली में। साथियों, सवाल ये है, इन परिस्थितियों को लेकर के सरकार को लगातार कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम वो साथी जो दिल्ली को लेकर के चिंतित हैं, इस सरकार को आगाह करने का काम करती रही, निरंतर बताती रही, इनकी कमियों को उजागर करती रही, इनकी खामियों को बताते रहे, बजाय इसके कि इस कोविड के खिलाफ ये सरकार एक ठोस रणनीति के तहत काम करती, बजाय इसके वो दिल्ली में इस तरह का माहौल स्थापित करने में लगी हुई है और ये विश्वास दिलाने में लगी हुई है कि हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के लोगों को इस संक्रमण के साथ जीना पड़ेगा, स्वयं से स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी और दिल्ली को पूरी तरह से अपने हालातों पर आम आदमी की सरकार यानी केजरीवाल जी की सरकार ने पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन दिल्ली की स्थितियों को लेकर के कांग्रेस के प्रोजेक्ट कार्यकर्ता के तौर पर मैं लगातार इन सरकार को जो जनता का आया हुआ जो फीडबैक, जो सजेशन, जो परेशानी है, उनको आगाह करते रहे, चाहे वो माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल साहब की सर्वदलीय बैठक की बात हो या हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी की बैठक की बात। वहां निरंतर हम बड़े सकारात्मक तौर पर सुझाव देते रहे, इनको आगाह करते रहे कि दिल्ली की सरकार सोई हुई है, वो जाके और लोगों की सुरक्षा करे, जिसके कई परिणाम मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। खासतौर से हमारे दिए गए सुझाव या सजेस्ट किए गए सुझावों में बेड्स की स्थिति का अवलोकन करके इनको आगाह करना कि दिल्ली के अंदर लोग बेड के लिए तरस रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स नहीं है। जहां पे सरकार उचित बेड की व्यवस्था बताती रही, वहीं पर हम लोग ये सिद्ध करने में लगे रहे नहीं कि आपके खोखले वादे हैं, सच्चाई इसके परे है। और दिल्ली सरकार के जो 3 बड़े हॉस्पिटल जिनको हमने जिक्र बकायदा प्रमाण के साथ दोनों ही बैठकों में, दोनों ही महामहिम और हिंदुस्तान के गृह मंत्री को भी दिया था, जिसपे जांच भी बुलाई गई और जिसके तहत ये पाया गया कि दिल्ली के अंदर शायद 2,609 बेड की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर सकती थी यदि समय रहते इस पर ध्यान दे दिया जाता। अब आनंद फानन में बुराड़ी में घोषणा की गई है। हमारे विजिट के बाद खबर मिली है कि शायद दक्षिणपुरी के अस्पताल के ऊपर भी दिल्ली सरकार कुछ चर्चा कर रही है, उसको भी कोविड पेशेंट के लिए शायद खोला जाए। सो अभी तक यदि नहीं खोला गया है तो हम ये आग्रह फिर करेंगे कि उसको तुरंत खोला जाए। और वैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 9 में फर्स्ट फेज के तहत जो 1400 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था 21 मार्च तक होनी चाहिए थी, शायद वो भी सरकार को करनी चाहिए। दूसरा साथियों, माननीय केजरीवाल साहब लगातार पॉल कमेटी के बारे में जिक्र करते रहे हैं, दिल्ली की जनता को बताते रहे, विश्वास दिलाते रहे कि पॉल कमेटी हमने बढ़ा दिया और उसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उस पर हम आगे बढ़े। तो मैं बताना चाहता हूं, कई ऐसे वीके पॉल कमेटी और कांग्रेस के सुझाव जो जनता से आए थे उनमें कई सिमिलरिटीज है। खासतौर से अधिक टेस्टिंग के लिए उन्होंने भी जोर डाला है, ट्रेसिंग की उन्होंने बात की। और मैं बताना चाहता हूँ ये इसी पैटर्न पे पूरे विश्व में इलाज हो रहा है, लेकिन केजरीवाल जी को अभी तक समझ में नहीं आया है कि टेस्ट ट्रेसिंग के द्वारा कैसे हम मरीजों को कम कर सकते हैं या इस संक्रमण पे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2 BHK से जो छोटा घर हो वहां होम आइसोलेशन नहीं हो सकता। राज्य, जिला और वार्ड स्तर पे भी मॉनिटरिंग की बात उन्होंने की।
कई और बातें ऐसी की, लेकिन कुछ ऐसे सजेशंस है जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार इन सरकारों को सजेशंस भेजती रही और उनको आगाह करती रही। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जो ये बात करने की, सबको साथ लेकर के काम करने की बातें इनके बयानों में जरूर है, लेकिन सच्चाई यही है, ना तो भारत की सरकार कांग्रेस के सुझाव, जो बड़े सकारात्मक सुझाव हिंदुस्तान को लेकर के माननीय सोनिया जी और राहुल जी या श्रमिकों की आवाज उठाने वाली प्रियंका जी लगातार देती रही, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनका उन सुझावों से अपना दरकिनारा करते रहे और अपनी मन मुताबिक जो इनको डिसीजन लेने थे उस पर अड़े रहे, और जिसका नुकसान आज देश के साथ साथ दिल्ली की जनता भी भुगत रही। साथियों, एक अजीब सा डर और खौफ दिल्ली में व्याप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया और ये बात हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने भी स्वीकार किया। और उस दिन भी हमने कहा था कि भय खौफ को खत्म करने के लिए लोगों में आवश्यक है जांच प्रॉपर की जाए, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी काउंसलिंग भी कराई जाए। सो एक बार फिर एक चर्चा का विषय हो चुका है कि होम आइसोलेशन को लेकर के गतिरोध, तो नई गाइडलाइंस उपराज्यपाल कार्यालय से जारी हुई है, उसको लेकर के सरकार फिर आमने सामने। केजरीवाल जी इस होम आइसोलेशन को लेकर के जिस तरह से विरोधाभास आपस में कर रहे हैं, उससे जनता में फिर पैनिक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके उप मुख्यमंत्री जी के आज की उस चिट्ठी के अंदर, उस पत्र में भी शामिल है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि अफरा तफरी है दिल्ली में। तो ये अफरा तफरी केवल ये होम आइसोलेशन को लेकर नहीं है, हम अफरा तफरी पहले दिन से ही पूरी दिल्ली के अंदर। मैं कहना चाहता हूं सरकार की विफलताएं, सरकार के जो एक ठोस विश्वास के साथ जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़ी होती दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों में आज अफरा तफरी के साथ साथ खौफ भी। केजरीवाल जी के उप मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि बेचारे कोरोना मरीज, बेचारा वर्ड यूज करके मैं कहना चाहता हूं, माफ करिएगा, ये सरकार आज पूरी तरह से मान चुकी है कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को आज कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं दे सकते जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। उसका परिणाम आज उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी और होम आइसोलेशन के होती हुई तकरार में जो बयानबाजी आ रही, वो इसको सिद्ध करती है। सो होम आइसोलेशन को लेकर के और कई उन्होंने आंकड़े और कई बातें कही हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि होम आइसोलेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बड़े बड़े दावे उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री के इस पत्र में यह कहा गया है कि जमीनी फीडबैक के आधार पर कहना चाहते हैं। जो होम आइसोलेशन था उसमें ये कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर के डॉक्टर्स की टीम उनसे पूछताछ करती है, उनकी मदद करती है, उन्हें कॉल करके उनके हालातों को जायजा लेती है। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई मैं आपको एक ट्वीट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जो कि प्रोफेसर अशोक अरोड़ा जी ट्वीट में लिखते हैं, दिल्ली सरकार की कोई मेडिकल टीम जाती ही नहीं है होम आइसोलेशन वाले घर में। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं 14 जून से होम आइसोलेशन में हूं, अभी तक एक दिन भी कोई डॉक्टर या अधिकारी मेरे घर मुझे देखने या जांच करने के लिए नहीं आया। मनीष सिसोदिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। ये 1:16 पर ट्वीट हुआ है, 23 तारीख, और ये प्रोफेसर अशोक कुमार एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट किया। साथियों, आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस सरकार को आईना दिखाने का काम है, जो ये ट्वीट दिखाता है, दर्शाता है। और ये बात हम पहले दिन से ही सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि आप जमीनी सच्चाई आप नहीं जानते हैं, आप अपने बंद कमरे में बैठ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता यदि जमीन पे होते तो शायद जनता का दुख समझ पाते, उनकी परेशानी देख पाते, और यदि उनको इस चीज का एहसास होता तो आज जो मरीजों की तादाद बढ़ी है, ये जांच पहले हुई होती तो इनको शायद उचित इलाज प्रदान किया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को शायद मौत के शिकंजे से भी बाहर लाया जा सकता था। तो आज जिस तरह से सरकार के मुताबिक 2233 मौत हुई है, लेकिन सच्चाई इसके परे है। आप सभी जानते हैं, कई बार इस पर डिबेट हो चुके हैं, कई बार जानकारियां एमसीडी से भी आ चुकी हैं। इतनी मौतों के जिम्मेवार मैं समझता हूं यदि सरकार जनता ने चुनी है, और यदि आप
केवल लोगों को कुछ इस तरह की प्रलोभन वाली स्कीमों के साथ जोड़े रखते थे, तो प्रश्न एक बार फिर उठता है कि ये समय था अरविंद केजरीवाल जी की काबिलियत को सिद्ध करने का, जिसमें पूरी तरह से वो विफल पाए गए। तो साथियों, जहां मैंने केजरीवाल जी और उनके मुख्यमंत्री के इस पत्र और उसकी द्वारा जो विश्वास जनता को जताया गया कि घर पे बैठ करके होम आइसोलेशन में जो बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा जी के ट्वीट ने सिद्ध कर दिया है कि पूरी तरह से वो झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लड़ाई होम आइसोलेशन को लेकर के है या उस कंपनी को लेकर के है जो कॉल सेंटर यानी कि बेंगलोर से होम क्वारंटीन हुए लोगों को फोन करके सिर्फ ये पूछने का काम करती है कि आपको फीवर आया है या नहीं आया। साथियों, सवाल ये उठता है, आपने एक कंपनी को ऑर्डर दे रखा है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जो पॉजिटिव केसेस को कॉल करेगी, उनकी जानकारी लेगी। तो हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, यदि इस कंपनी को आपने काम दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि दिल्ली के पॉजिटिव केसेस का आप डेटा इकट्ठा करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी परेशानी क्या है, और यदि ऐसा हुआ है तो जनता को बताएं कि कितने लोगों को फोन करके उन्होंने मदद पहुंचाई। ऐसे ही मेरे पास और कई फीडबैक हैं जो हमने तमाम लोगों ने फोन करके हमें बताया है कि दिन में केवल एक कॉल करके सिर्फ ये पूछना आपको बुखार आया या नहीं आया, क्या खांसी है, जुकाम है या नहीं। इसके अलावा यदि किसी ने कोई प्रश्न कर दिया, यदि किसी ने कोई मदद मांग ली, तो उनका सिरे से जवाब होता है ये सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी कि वो उसमें सक्षम ही नहीं। जैसे कि कई साथियों ने मुझे बताया कि होम आइसोलेशन जो होते हैं उनकी कॉल आती है, लेकिन जब वो अपनी परेशानी बताते हैं, जैसे कि आप साथियों को मालूम है, होम आइसोलेशन में रहने के बाद आपके घर में ना कोई आएगा ना घर से बाहर जाएगा, तो सबसे बड़ी दिक्कतें उनके घर के गार्बेज और कूड़े की हैं, और ये हर घर की परेशानी है। सो इस तरह के जब सवाल और जवाब उनसे पूछे जाते हैं तो एक सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं। उनके घर की साफ सफाई, घर को सैनिटाइज करने का इशू, या उनके घर में राशन की डिलीवरी, खाना पहुंचाना और राशन, कच्चा राशन, ये भी तमाम परेशानी है। हमने पूर्व बैठकों में भी उठाई थी, और इसी तरह का फीडबैक कोविड-19 पेशेंट जो हैं, जो घर में होम आइसोलेशन में उनकी दिक्कतें। हमने ये भी कहा था कि 60% से ज्यादा आबादी इस देश के, इस दिल्ली के अंदर उन गरीब लोगों की या तो एक कमरे में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, या रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे का कोई फ्लैट है। कमरों का साइज आप जान सकते हैं दिल्ली के अंदर 8x10 या 8x12। ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन हुए लोगों के परिवारों में जो संक्रमण फैला है, मैं समझता हूं अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि दिल्ली के अंदर होम क्वारंटीन पूरी तरह से विफल है। और यदि इसके लिए सुझाव दिए तो हमने कहा है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन दिया जाए, और जिसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन लोगों के अंदर एक विश्वास स्थापित हो, जिससे कि वो लोग वहां जाने के लिए राजी से, खुशी से, कि वहां मुझे प्रॉपर खाना मिलेगा, साफ सुथरा माहौल मिलेगा, अच्छा बेड और साफ बिस्तर मिलेगा, अच्छा वॉशरूम मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के अंदर ये विश्वास स्थापित करे। शायद ये विश्वास वो लोग स्थापित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी अफरा तफरी का माहौल है। तो एक बार ये फिर सिद्ध हो जाता है कि सरकारें अपने काम में विफल है, जिसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ता है। साथियों, जो जिस कंपनी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक तरफ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर का जो एक आपने टीम लगाई है, जिनका रोल होता है पॉजिटिव केसेस जो हैं उनको पूछताछ करना, उनको क्वारंटीन या हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना। वो बात अलग है कि अक्सर उनके फोन बंद मिलते हैं। तो सवाल ये है कि जो कॉल सेंटर वाली कंपनी है, उसका क्या, उसका रोल क्या था, उसकी ड्यूटीज क्या थी, क्या उसने वो ड्यूटीज और रोल निभाए तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा, ये प्रश्न दिल्ली जानना चाहती है। अन्यथा कंपनी का यदि कॉन्ट्रैक्ट महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यदि कैंसिल किया है, क्या उसको दोबारा बहाल किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि उस पर कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, कितने समय तक का कॉन्ट्रैक्ट था, क्या कॉल सेंटर में कॉल करने वाले बच्चे क्या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं,
क्या उनको ये मालूम है कि किसी कोविड-19 को आपने क्या प्रिस्क्राइब करना है, क्या सजेस्ट करना है, क्या उनकी डाइट के बारे में बताना है? ये तमाम ऐसी जानकारियां जो शायद कॉल सेंटर से मिलनी चाहिए थी, सिवाय फीवर और खांसी जुकाम पूछने के अलावा उस कॉल सेंटर से कुछ भी मदद इन लोगों को नहीं पहुंची। ये हमारा आरोप है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने एक बयान इनके प्रवक्ता जी का सुना जिस दिन ये होम आइसोलेशन को समाप्त किया गया, जिसमें वो कहते पाए गए कि ट्रेनों की जो बोगी जो क्वारंटीन के लिए लगाई जाएंगी वो आग की भट्टी, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया उन्होंने, आग की भट्टी बन चुकी होंगी, उसमें संभव नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री जी की बैठक में संजय सिंह जी उनका धन्यवाद करते नजर आए थे। 500 बोगी के साथ 500 और बोगी उन्होंने मांग की थी। सो यकायक ऐसा क्या हो गया कि उस कंपनी का ऑर्डर कैंसिल होता है, कॉल सेंटर वाली का, और होम आइसोलेशन के लेकर के नई गाइडलाइन जारी होती हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब को ये ट्रेन की जो डब्बे हैं, जो बोगियां हैं, वो आग की भट्टी नजर आई। जब यही बात कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जनता की आवाज को जब मैंने वहां रखा था और ये हमने सजेस्ट किया था बकायदा रिटर्न में, वो पत्र मैंने भी पहुंचाया था, उसमें हमने कहा था कि ये संभव नहीं है, गर्मी है, टेम्परेचर है, दिल्ली का मौसम ऐसा है जहां पे शायद ये संभव नहीं हो पाएगा लोगों को वहां रुकवाना या क्वारंटीन करना। बजाय इसके आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जहां, या ये हमने सजेशन दिया था कि स्कूल है, कॉलेजेस बंद है, उनके हॉस्टल का प्रयोग कर सकते हैं, या और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग इमारतें हैं जिनमें शायद इन मरीजों को या इन पेशेंट्स को रखा जा सकता है, जिसमें हमने उन 3 बड़े हॉस्पिटल्स का भी सुझाव दिया था। और जब यदि ज्यादा आवश्यकता है तो सुझाव के तौर पे हमने कहा था तो आवश्यकता पड़े तो कम से कम एसी कोचेस वहां लगाए जाएं। लेकिन अफसोस आज आम आदमी पार्टी का एक सांसद कहता है धन्यवाद, बधाई गृह मंत्री जी, और दूसरी तरफ उन्हीं का प्रवक्ता कहता है कि आग की भट्टी बंद पड़ेगी। तो हम जिस तरह से एक दूसरे की जिम्मेवारियों को आरोप प्रत्यारोप से लगा करके पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, दिल्ली को बिल्कुल, दिल्ली के अपने निवासियों को अपने भरोसे छोड़ दिया है, और आज एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का जो नाटक दिल्ली में चल रहा है उससे दिल्ली की जनता सफर कर रही है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्वारंटीन कि इनको 10,000 रुपए की मदद तुरंत की जाए, जिससे कि उनके घर का रसोई का या उनके निजी या डेली में कुछ आवश्यकता की जो चीजें उनको खरीद सकें और अपनी रोजमर्रा के जीवन में उनका उपयोग कर सकें। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए बार बार इन सरकारों से कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए निरंतर ये दोनों ही सरकारें इस तरह का व्यवहार, एमसीडी में भाजपा की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह नहीं कर पाई और उनको छुपाने के लिए एक दूसरे से लड़ने का ये नाटक लगातार जारी किए हुए। एक और गंभीर विषय साथियों, देश और दिल्ली में लगातार 17 दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय। संक्रमण को लेकर के जहां दिल्ली पूरी त्रस्त है, लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, रोजगार खत्म हो गए हैं, बहुत सारे कंटेनमेंट जोन में लोग अंदर कैद हैं, रोजगार नहीं है, काफी तादाद तक लोग पलायन कर चुके हैं। एक तरफ बीमारी की मांग, इलाज की मांग, महंगा उपचार, सरकार की व्यवस्थाएं ना होना, और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पे लगातार बढ़ती हुई कीमतें, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार इस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रही है, दोहरी मार मार रही है, उसी तरह दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने भी कोविड के नाम पर जिस तरह से वैट की बढ़ोतरी की गई और सीधे सीधे 7 रुपए की बढ़ोतरी दिल्ली में की गई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारों का ये अमानवीय रूप आज दिल्ली की जनता के बीच में, दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि इन कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। जहां केंद्र का विश्व के अंदर क्रूड ऑयल, साथियों आप पीछे ले जाना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, मैं 16 मई का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें
पर बैरल क्रूड ऑयल जो 107 रुपए पर बैरल था, और जिसमें डीजल की कीमत 55 रुपए 49 पैसे, पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे। आज 22 जून 2020 है। क्रूड ऑयल की कीमत साथियों $41.16 पर बैरल। सवाल ये है, और जो वर्तमान में कीमतें हैं डीजल की वो 79 रुपए 76 पैसे, पेट्रोल और डीजल की 79 रुपए 40 पैसे, यानी कि जो फर्क 2014 में काफी फर्क था डीजल और पेट्रोल में, आज वो फर्क पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि 36 पैसे का डिफरेंस है दोनों। एक तरफ क्रूड ऑयल घटा है, 2014 में भारी अंतर था और 2020 में आते आते दोनों का अंतर खत्म हो गया, क्रूड ऑयल घट गया, बावजूद उसकी कीमत बढ़ रही है। तो मुझे इनके कई पूर्व नेताओं के बयान याद आ जाते हैं जिसमें बड़ी बड़ी बातें और आरोप उस समय लोग लगाते थे। सो आज उनके बयान और वो नेता खुद पूरी तस्वीर से गायब है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आज भी यहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री बनने से पहले सवाल उठाते थे। और एक उनका पुराना वीडियो वायरल हुआ है साथियों, आपने भी देखा होगा, जिसमें ये कहते थे कि मैं एक IRS अफसर हूं, मुझे टैक्स के बारे में बहुत ज्ञान है। तो जैसे मैंने संक्रमण को लेकर कहा कि ये वक्त था वहां अपनी काबिलियत सिद्ध करने का, केजरीवाल जी को करने के लिए बेहतर प्रशासन के लिए सुरक्षा, उसमें विफल हुए। तो आज IRS के तौर पर जब वो बात किया करते थे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज वो IRS अफसर कहाँ हैं जो टैक्स को बहुत अच्छे से समझने का काम करते हैं। तो वो समझाएं, दिल्ली के लोगों को समझाएं कि यदि प्रति बैरल क्रूड ऑयल कम हुआ है तो ये रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं, और यदि ये रेट्स बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे तो ये भी समझते होंगे कि रोजमर्रा की जो सप्लाई की चीजें दिल्ली आती है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो इस पे लगता है, तो उस पर भी जरूर स्वाभाविक रूप से असर आता होगा। तो जो वस्तुएं हैं उन पे कितना टैक्स बढ़ेगा, क्या महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो जनता को बताएं। मैं समझता हूं उन्हें सब कुछ मालूम है। उस समय भी वो राजनीति कर रहे थे, आज भी राजनीति कर रहे थे, उस समय भी लोगों को गुमराह कर रहे थे और आज भी लोगों को गुमराह करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आज के इस प्रेस वार्ता में लोगों के उस दर्द को आपसे साझा करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार तुरंत पूरे देशवासियों को जहां रिलीफ दे, वहीं पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि कोविड को लेकर के बीच इस ड्यूरेशन में आपने जो वैट के रूप में 7 रुपए आपने बढ़ाए थे, कम से कम उन 7 रुपए की तो जो बढ़ोतरी है उसको तुरंत वापस ले, जिससे कि दिल्ली के लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। नंबर दूसरा, जो जानकारी है, जो वैट का जो डिफरेंस है, हमारी जानकारी के अनुसार दिल्ली के अंदर 20% से ज्यादा वैट की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी सूरत में 20% से ज्यादा की वैट पे बढ़ोतरी ना कराई जाए। लगातार 16 दिन जारी है, इसके लिए हमने पहले भी संदर्भ में लेटर लिखा था। आज पुणे केजरीवाल जी से हम आग्रह करते हैं कि वाकई दिल्ली के अभिभावक हैं, दिल्ली के आप बेटा हैं, तो दिल्ली के इस दर्द को समझे और इस संक्रमण की इस महामारी में इस तरह की दोहरी मार दिल्ली ना मारे। लोग मजबूर हो चुके हैं अपनी गाड़ी, अपने स्कूटर, बाइक को घर छोड़ करके जबरदस्ती या तो साइकिल या पैदल चलने के लिए मजबूर है। लोगों के घरों में रोजगार नहीं है। ये दर्द आप चाहते थे, इसलिए हम आमंत्रित किया। मैंने अपनी बात रखी। मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष साथी भाई उदित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की आवाज, दिल्ली की जनता की आवाज इन दोनों सरकारों तक अवश्य पहुंचेगी। किसी साथी का कोई सवाल है जरूर कोशिश करूंगा उनका जवाब दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल, जो आपने कहा है, ये ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर जो आप बोल रहे हैं, इसके लिए पहले भी इन्होंने घोषणा की थी।
अभी पहले तो प्रश्न ये बनता है कि कब तक ऑक्सीमीटर लोगों को मिलेंगे, और जो सवाल है क्या ऑक्सीमीटर इलाज नहीं है, तो लोग जो संक्रमित हो रहे हैं, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनको ऑक्सीमीटर देकर के ये नहीं कह सकते कि आप इलाज नहीं। देखभाल की जरूरत है, आपको उचित डाइट की जरूरत है, आपको उचित परामर्श की जरूरत है, जो डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, और एक सबसे बड़ी बात इसमें मनोचिकित्सक का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। सो सरकारें इन चीजों पे काम करें तो मैं समझता हूँ दिल्ली के जनता को काफी मदद मिलेगी। आखिर सेल परचेज और ये इस तरह के कॉल सेंटर्स सेटअप करके आपको बुखार है या नहीं है, उसमें सरकारें क्या ढूंढ रही हैं? क्या ऐसा सरकार उसमें इलाज प्रदान कर पा रही है? मेरा ये सवाल है कि आपने कॉल सेंटर सेटअप किया, उसमें मुझे बताइए बात मिली। मुझे लगता है केवल इस सवाल के साथ कि आपको आज फीवर आया, कि आपको खांसी है, आपको जुकाम है, इसके अलावा और कोई ना सवाल किया गया और किसी ने मदद मांगी, चाहे घर के सफाई का इशू हो, सैनिटाइज करने का इशू हो, या घर में खत्म हो गए राशन के लेकर के भी जब फीडबैक दिया गया है या दोबारा जांच के लिए आग्रह किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो दूसरे से खारिज कर दी। दूसरा, कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग ना तो कोई टेक्निकली, ना तो वो हेल्थ मेडिकल हेल्थ ग्राउंड से है, वो यंगस्टर है, कॉल करते हैं, डेटा उनके पास होता है, तो सरकार कहीं ना कहीं डेटा का खेल कर रही है और केवल ये दिखाने की कोशिश कर रही है, देखिए हम आपको डेली कॉल करके पूछ रहे हैं। और अधिकतर जो परेशान हो चुके हैं कि जी केवल कॉल आती है, उसके अलावा हमें तो कोई इलाज मिल नहीं रहा। तो ऑक्सीमीटर का मैं समझता हूँ पूरी तरह से इस ऑक्सीमीटर से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। वो कहें कि हमें ऑक्सीजन ना चाहिए, हमें फीवर चेक करना है, पल्स चेक करनी है, तो इलाज उससे नहीं। यदि ये कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो उन्हें हॉस्पिटल तो कौन पहुंचाए? उसके लिए आप सीधे मना कर चुके हो कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। बड़े अफसोस की बात, ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास रूम्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं, लोग मरने के लिए तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। इस संदर्भ में यहाँ को नोटिस हटाना जारी किया और 24 घंटे का टाइम दिया, तो इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, कांग्रेस आज विपक्ष में है देश में। विपक्ष कौन है? लोग की आवाज। हमें जब लोगों का फीडबैक आता है तो स्वाभाविक रूप से है हम वो आवाज सरकार तक पहुंचा। तो हमारे चाहे आदरणीय सोनिया जी हो, राहुल जी हो, या सोनिया जी ने भी जब सवाल किए तो उन पर भी एफआईआर होती है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई आपके सकारात्मक कोई सुझाव दे रहा है, कोई परेशानी, कोई दर्द साझा कर रहा है, तो उसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए और उस पर समाधान दीजिए, ना कि द्वेष की भावना से, ना कि कोई राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सो इस तरह की चीजें यदि हो रही है तो दुखदायक है। इस आपदा में पूरा देश बार बार ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कह चुका है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ है, लेकिन वो भी तो सुने। आप देखें ऑल पार्टी मीटिंग जिस तरह से बुलाई गई, आप समय देखें, 2.5 महीने से ज्यादा जब समय बीत जाता है तब आप मीटिंग बुलाते हैं। आप वहां कहते हैं, खुद स्वीकार करते हैं लोगों में खौफ है। देश का गृह मंत्री बोलता है कि लोगों में खौफ है, डर है। तो ये डर कैसे स्थापित हुआ? ट्रीटमेंट ना मिलना, सही से जांच नहीं होना, मरीज बाहर हॉस्पिटल के बाहर तड़पते रहे, खाने का इशू, सैनिटेशन का इशू, ये बहुत सारी जब दिक्कतें हो तो लोगों में पैनिक रहा, खौफ रहा कि हम बीमार हो गए तो हम जाएंगे कहां। तो ये बातें लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी, उनको 2.5 महीने बाद समझ में आया। तो सवाल ये है कि जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, जमीन पर आप जाएंगे नहीं, देश का गृह मंत्री हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, आप बताइए कब घरों से निकले? जब दिल्ली पूरी तरह से संक्रमित हो गई तब उनका बयान आता है कि मैं दिल्ली की सड़कों पर निकली हूं। आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री जी कितनी सड़कों पर निकले? वो जाते हैं तो 5 स्टार होटल में जाते हैं, वो जाते हैं तो राधा स्वामी सत्संग के सेंटर पे जाते हैं, क्या किसी हॉस्पिटल में गए, किसी मरीज के तामीरदार से मिले, किसी अभिभावक से मिले? साथियों, जब आप नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व का निर्वाह करेगी, जिम्मेवारी का निर्वाह करेगी। हम कर रहे हैं। यदि किसी
जर्नलिस्ट के घर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 7 घंटे डेड बॉडी यदि घर में रहेगी, यदि राहुल जी ट्वीट करते तो मुझे बताइए क्या वो गुनाह है? आज ये पत्रकार है प्रोफेसर अशोक जी, अशोक अरोड़ा, पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी, लिखते भी हैं। यदि आज इन्होंने अपनी पीड़ा बता दी तो ये दर्द, ये गुनाह है? क्या दोस्त था उस जर्नलिस्ट का जिसके घर में डेड बॉडी के साथ अपनी बच्ची और अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 घंटे, शारीरिक पीड़ा तो ही, मानसिक पीड़ा से भी गुजरा वो व्यक्ति। यदि उसको आवाज बन के राहुल जी ने देश के मीडिया और देश के स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रश्न उठाया तो क्या गुनाह है? इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं दमन करने की एक साजिश है, वो नहीं हो सकता। ये सरासर गलत है। इस देश में संक्रमण के खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बात हम लगातार कहते रहे कि केजरीवाल जी का पहला बयान देखें 7 अप्रैल 2020, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन यदि 1000 मरीज भी आएंगे तो हम तैयार हैं, घबराइए मत, दिल्ली को पूरी व्यवस्थाएं। मुझे आज भी उनका एक्शन याद आता है जिसमें सीना ठोक के कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत व्यवस्थाएं, और वर्ल्ड का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का यदि कहीं है तो वो दिल्ली में है। उसमें मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया करते थे, उनके हॉस्पिटल्स के अंदर व्यवस्थाओं की बात किया करते थे। आप बात करते थे एम्बुलेंस की। अब सवाल ये उठता है, ये तो आज पेशेंट आने शुरू हुए जब कांग्रेस पार्टी लगातार इनके पीछे ये इनको समझाती रही कि टेस्ट बढ़ाइए, टेस्ट बढ़ाइए। और गृह मंत्री जी का जब बैठक हुई तब भी हमने कहा कि खौफ तब खत्म होगा जब लोगों की जांच करिए, उनको आप ढूंढिए कहाँ पे और फिर तो इलाज प्रदान करिए। सो केजरीवाल जी केवल बयान देते रहे। 30 अप्रैल के बाद जब जब बयान आए उनके बयानों में विरोधाभास, बार बार उनका बयान आप देखें बदलता रहा है। और इससे बड़ा सबूत और किस बात का है कि जब उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, आप बताइए कितनी सड़कों पर उतर गए। आप मोहल्ला क्लिनिक पर अपना सीना शान से जो है ठोकते थे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, तो आप बताइए कहां है आपका मोहल्ला क्लिनिक, क्या स्थिति है? ये आवाज यदि कांग्रेस पार्टी नहीं बनती, यदि मैं स्वयं मैक्स जैसे हॉस्पिटल में विजिट नहीं करता, तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से लूट मची हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो 2.5 महीने बाद जाकर के इनकी नींद खुली है। तो सब लोग अपने घर में बैठे हुए, इनका कोई कैबिनेट का मंत्री बताएं जो आपको घूमता विजिट करता नजर हुआ है, कोई इनका एमएलए दिखाई दिया हो। लेकिन होम क्वारंटीन को लेकर के जब नई गाइडलाइंस जारी की मां महिम साहब ने, तो सारे लोग टूट पड़े। तो डर क्या है? क्या उस कंपनी का ऑर्डर खत्म करना है या होम आइसोलेशन की परेशानी? यदि इस दिल्ली को 30,000 बेड की भी आवश्यकता है तो कौन देगा? ये सरकारों की जिम्मेवारी है, सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए सरकार ने चुना है, लोगों ने सरकार को चुना है, इतने भारी मैंडेट के साथ चुना। देखिए सर, ये महामारी के 2 स्वरूप, एक हेल्थ वाला पार्ट है जिसके बारे में आप सवाल करें, दूसरा महामारी के जो साइड इफेक्ट, जो दूसरी चीजें बरकत आती, जैसे माइग्रेट का इशू आया, भूख का इशू था, घर जाने का इशू था। देखिए उस रोल में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नजर आया, जो आप भी स्वीकार करें। सवाल ये है, ये किसी को आपने इलाज प्रदान करना है, इलाज के लिए वही इलाज प्रदान कर सकता है जो जिसके पास वो सिस्टम है, यानी कि सरकार। जी, मैं वही आ रहा हूं। आप एक है उनको चिकित्सा प्रदान करना, दूसरा लॉजिस्टिक इशू। तो लॉजिस्टिक इश्यूज पे कांग्रेस पार्टी लगातार डीपीसीसी उनके साथ खड़ी नजर आई, चाहे उनके खान पान का इशू हो, दूसरा रही आवाज इनके मेडिकल ट्रीटमेंट की। सो कांग्रेस पार्टी लगातार इस सरकारों से जवाब मांग रही है। 20 जून को हमने तमाम के हॉस्पिटल्स के विजिट किए, इनको याद नहीं है, हमने इनको सजेस्ट किए हैं कि आपके हॉस्पिटल्स बनके तैयार हैं, इन हॉस्पिटल्स में आप बेड लगाइए, तुरंत लोगों को इलाज प्रदान करिए। होम आइसोलेशन जिसपे एक सिंगल BHK का घर है, आप कैसे उनको इलाज प्रदान कर सकते हैं? उनको अच्छा बेहतर वातावरण दें, उनको विश्वास लगे कि मुझे अच्छा यहाँ फूड मिलेगा, यहाँ पे साफ सुथरा टॉयलेट मिलेगा, साफ सुथरा बेड मिलेगा,
सो जब आप लोगों में ये विश्वास स्थापित कर देंगे तो लोग क्वारंटीन सेंटर तक आने के लिए तैयार होंगे, और नहीं होंगे तो घर में रहेंगे, तो स्वाभाविक है ये चेन बढ़ेगी, और चेन बढ़ेगी तो संक्रमण तेजी से बढ़ेगा, जो बढ़ भी रहा। तो प्रश्न ये है कि सरकार के कुछ चीजें सरकार के दायरे में सरकार को करनी है, इसीलिए यदि हमारे दायरे में तो शायद अब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता ये करने में भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका हूं। इसमें टेक्निकली मजबूत होना पड़ेगा, आपको इसमें सिलेंडर भी लगाना है तो उसमें टेक्निकली आपको परिपूर्ण होना जरूरी है। तो ये सरकार के दायरे की कुछ चीजें जो सरकारी जिस रोल को निभा सकती है, बाकी दूसरी भूमिकाओं में कांग्रेस का अपने आप को जोड़े हुए है, काम कर रहा है, उनकी आवाज देने से लेकर या 100% गवर्नमेंट फेल, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, 3 महीने हो चुके हैं बुरा है कि आप देखिए वे क्या है सब, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब ये आपदा आई तो आपको बहुत पहले अपॉल पानी चाहिए तो नहीं किया आपने, आपको प्लान बनाना चाहिए था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो है लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए था। वो एक्ट ये कहते हैं कि आपको करना चाहिए था। ये प्लानिंग तो पूरी तरह से सरकार की फेलियर रही। जैसे राज्य स्तरीय प्लान है वैसे ही आपको अपने जिले का भी प्लान बनाना था, आपका वो प्लान भी नहीं है, लोकल प्लान आपका नहीं है, आपने सीधे सीधे बोल दिया जो डीएम कह देगा वो हो जाएगा। कोई एक्सपर्ट कमेटी, आप कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या वो सारे ब्यूरोक्रेट्स क्या हेल्थ इश्यूज पे भी सारे डिसीजन दे सकते हैं? ठीक है, जहां पे हेल्थ सेक्टर के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है वो डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। तो सवाल ये है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से विफल थी, आपका कोई प्लान नहीं था, आपने सीधा कहा कि कोविड आ रहा, आने दो, भगवान भरोसे खत्म हो जाएगा, हम बच जाएंगे। यही तो बात हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लगातार सजेशंस दे रहे हैं, हम लगातार जो आप लोगों से पब्लिक के बीच से जो दर्द है वो हम साझा कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। जिस भूमिका में हम लोग हैं उसको पूरी तरह से निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और यही हम कह रहे हैं कि डॉक्टर की बड़ी ना आपका दिखना और भर्ती करिए, एमबीबीएस कर रहे हैं उसकी सेवाएं लिखिए, उसका इतिहास में लिखा जाएगा कि जब और इस तरह के बच्चों को भी इसीलिए तैयार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड में ऐसे लोग होंगे पैरामेडिक दिल्ली की सरकार ने तो, और उनकी इच्छा शक्ति इससे दिखती है कि बजाय आने के राज्यपाल और उनकी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, मेयर्स के साथ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। गृह मंत्री जी के यहाँ बात आती है कि समन्वय बैठाइए। समन्वय इस चीज का है कि गृह मंत्री के यहाँ बैठक होती है और हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री नहीं होता। गृह मंत्री के यहाँ बैठक होती है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और सीएम नहीं होता। दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ बैठक होती है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री नहीं होता। और मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री कहां से? इसी दिल्ली से। तो दिल्ली के अंदर तो और भी उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, सारे ऑफिस ब्यूरोक्रेट सब दिल्ली के अंदर। जी नहीं दिखते मीटिंग में, अमित शाह जी मीटिंग, उपराज्यपाल जी मीटिंग लेते हैं तो सीएम नहीं दिखते हैं। तो आप तो एक तरह से पहले से ये मन बना चुके हैं कि हम एक दूसरे को आरोप लगाएंगे, अपनी कमियों को छुपाएंगे। कुल मिला के ये जो गेम चल रहा है ये बंद होना चाहिए। हेलो, देखिए पहली बात तो जिस तरह से उन्हें पूरी तरह से याद कर दिए हमारे पास एम्बुलेंस है, तो सवाल ये उठता है कि यही सरकार केजरीवाल जी, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि ये दावा करते थे कि दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड में नंबर, जिसमें कई बड़े दावे किए गए। सो मैंने डिप्टी सीएम का भी पत्र देखा, पूरी तरह से इन्होंने एक बार फिर ये स्वीकार कर लिया, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, ना एम्बुलेंस है, ना हम आपको इलाज प्रदान कर सकते हैं, आप अपने घर में रहिए, एक कॉल सेंटर से फोन आएगा, बस हम वही कर सकते हैं आपके लिए। और आज ऑक्सीमीटर के नाम पे एक डिवाइस दे देंगे, खुद चेक करिए, आपका फीवर भी नहीं है, पल्स रेट बताएगा और आपके शरीर के ऑक्सीजन को नापने का काम करेगा। इससे ज्यादा ये ना आपको राशन दे सकते, ना आपको इलाज प्रदान कर सकते, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दे सकते। ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से हाथ खड़े कर चुकी है। सवाल होम आइसोलेशन
और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेकर हमने ये बात कही थी कि 60% से ज्यादा यदि इस दिल्ली में जो घर है वो सिंगल BHK या 2 BHK या अनऑथराइज रिसेटलमेंट कॉलोनी, स्लम या विलेजेस, जहां पे शायद यदि कोई कोविड पाया गया तो उनके परिवारों को संक्रमण फैलने के बहुत अत्यधिक चांस है। इसीलिए सरकार ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स बनाए, जहां पर ये इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि बेहतर वॉशरूम मिलेगा। किसी भी इंसान की घबराहट क्या है कि उसको एक तो काउंसलिंग के लिए एक अच्छा वहां डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई परेशानी है तो उसको बता सके और उसको तुरंत इलाज प्रदान हो सके, नंबर 1। नंबर 2, उसको अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मील, हेल्दी मील मिले। नंबर 3, जहां वो रहेगा वहां साफ सुथरा वॉशरूम या उसकी चद्दर या बेड जो भी बिस्तर है वो मिले। ये 3 बेसिक चीज, ये चीजें दे दीजिए आप, हर व्यक्ति आने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप फर्क देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी राधा स्वामी सत्संग में तो जाते हैं कि एक ऐसी धार्मिक संस्था है, क्योंकि मैं जानता हूं पर्सनली, निजी तौर पर जानता हूं राधा स्वामी सत्संग, वहां पे बिल्कुल सेवा भाव से लोग काम करते हैं, इतनी साफ स्वच्छता इतनी पाई जाएगी कि मुख्यमंत्री जी का मन कर गया जाने का। लेकिन मंडौली वाले आइसोलेशन में तो नहीं जाते विजिट करने, अपने सरकारी किसी क्वारंटीन सेंटर में तो नहीं जाते जांच करने के लिए वहां बेड की व्यवस्था कैसी है। तो स्वाभाविक ही सी बात है, राधा स्वामी सत्संग में किसी को भेजोगे तो वहां पे क्वारंटीन होने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जो सरकार के अपने क्वारंटीन सेंटर जो बनाए हुए उनकी व्यवस्था देखोगे तो बद से बदतर है। ये सबसे बड़ा फर्क। तो इसलिए हमने कहा है कि होम आइसोलेशन की नई जो गाइडलाइन जारी की है, मैं समझता हूं उपराज्यपाल जी ने हमारे सुझाव को उस समय माना था, हमने बात कही थी, पर साथ ही साथ ये भी कहा था कि सुनिश्चित करें लोगों को उचित व्यवस्था देंगे तो लोग तैयार होंगे। ये विश्वास डेवलप करना जरूरी है। कोई आदमी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे माँ बाप खतरे में आए, कोई भी ये नहीं चाहेगा मेरे बच्चे खतरे में आए, कोविड की हद में आए। और एक घर में यदि एक कोविड हो गया तो समझिए पूरे परिवार को होगा ही होगा, और ये सैकड़ों उदाहरण है। सो केजरीवाल जी इस जिद पे अड़े हुए हैं, अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये एक दूसरे की लड़ाई लड़ करके कहीं ना कहीं अपनी गलती और अपनी कमियों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सॉरी मोहित जी, सॉरी, अब आपसे एक बार। तो मोहित जी अभी नहीं है। ओके, देखिए हमने पहले भी कहा है और फिर मैंने अभी भी जो बात रखी है, बहुत देखिए हम 2 दिन पहले भी प्रदर्शन करके बैठे। हमने इस सरकार को जगाने के लिए अपने जनता के बीच से अपनी अपनी दहलीज से कार्यक्रम किया कि सरकार जागे। ये सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है, सुनने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए, सोई सरकारों को 3 महीने बाद भी अभी लड़ाई झगड़ी कर रहे हैं, संक्रमण को लेकर के अभी भी एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। जिनको काम करना है वही अपने आप को बेचारा घोषित करने में लगे हुए हैं। तो वैसे ही इस पेट्रोल को, डीजल को लेकर के सोनिया जी ने भी पत्र लिखा। सोनिया जी ने भी कहा कि इस आपदा में जहां एक मानवता वाला रूप सरकारों का दिखना चाहिए, आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। हम ये दूसरी बार बात कर रहे हैं, यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम 100% सड़कों पर जाएंगे। लेकिन हम उस सकारात्मक सोच के साथ, जो राहुल जी ने कहा था, कानून के दायरे में रहते हुए, आज तक एक भी काम कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नहीं किया जो कानून का उल्लंघन किया। ये इनकी सरकार, इनके अपने संगठन नियम तोड़ते नजर आ रहे, कायदा कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे। तो सवाल ये, जब सरकारें नहीं सुनेंगी तो लोगों में रोष आएगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर उतरना होगा तो उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। थैंक यू भाई।